Hello everyone, welcome to Teaching Goals. This side is Kokin, my achievement, CTET, STET, NET, JRF and HPSC कॉलेज कैडर प्री क्वालिफाई। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आदिकाल के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। ऐप पर टीचिंग गोल्स ऐप पर अब तक हमारी जितनी भी क्लासेज आदिकाल के ऊपर हो चुकी हैं, उन सब के ऊपर मैं आज आपके लिए MCQ लेकर आई हूँ। क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कोई नया क्वेश्चन लगे तो उसको आपको अच्छे से देखना है। ये सब MCQ मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस ग्रंथ को बड़ा कविवर्त संग्रह कहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस ग्रंथ को बड़ा कविवर्त संग्रह कहा है। आपके सामने ऑप्शन है शिव सिंह सरोज को, मिस्र बंधु विनोद को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1883 में लिखा गया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जिसका प्रकाशन हुआ था, जिसको इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया था और आदिकाल को चारण काल नाम की संज्ञा दी थी। उस ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था बेटा, बड़ा कविवर्त संग्रह कहा था। अब बात करते हैं कि शिव सिंह सरोज को क्या कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। तो शिव सिंह सरोज को कहा था बेटा कविवर्त संग्रह, और मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ था उसको कहा था रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवर्त संग्रह या प्रकांड कविवर्त संग्रह। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ये बात स्वीकार करते हैं कि रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही उठाया है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि गारसा दत्तासी का ग्रंथ इस्तवार दलालित रेतुर एंदु हिंदुस्तानी के बारे में असत्य है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया बेटा आपसे, असत्य पूछा गया। और किसके बारे में पूछा गया, गारसा दत्तासी के ग्रंथ के बारे में। ऑप्शन नंबर ए आता है कि यह ग्रंथ वर्ण कर्मानुसार पद्धति पर आधारित है। इसमें 772 कवियों को लिया गया है। इसमें हिंदी और उर्दू के कवि शामिल हैं। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि जो गारसा दत्तासी थे बेटा, उन्होंने 772 कवियों को नहीं बल्कि कितने कवियों को लिया था, 738 कवियों को इसमें लिया था। और इसमें इन्होंने हिंदी के मात्र 72 कवि लिए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी के इन्होंने कितने कवियों को रखा था, तो हिंदी के इन्होंने मात्र 72 कवियों को रखा था। और टोटल कितने कवि लिए थे, उन्होंने 738 कवियों को अपने ग्रंथ में लिया था। इस ग्रंथ की कमी क्या थी बेटा कि भले ही है फ्रेंच भाषा में लिखा गया, हिंदी का पहला ग्रंथ था, लेकिन इसकी कमी यह थी कि यह वर्ण कर्मानुसार पद्धति पर क्या था, आधारित था। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था, 1934 में। तो वो वही 3 जो मिस्र बंधु हैं उनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से शामिल नहीं है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं वो मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि आदिकाल की समय सीमा के बारे में सत्य है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सत्य असत्य के ऊपर आपको ज्यादा फोकस देना है। क्या पूछा गया है आपसे, असत्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 693 से 943 ईस्वी की समय सीमा मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1050 से 1375 विक्रम संवत, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1100 से 1400 ईस्वी, और डॉक्टर नगेंद्र 7वीं से 14वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसकी समय सीमा मानते हैं बेटा, वो कितनी मानते हैं, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी क्या मानते हैं, आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ है बेटा, ये अधूरा ग्रंथ है और ये कितने प्रकरणों में विभाजित है, यह 7 प्रकरणों में विभाजित है। अधूरा क्यों है बेटा, क्योंकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इसमें उन्होंने सिर्फ भक्ति काल तक ही अपने ग्रंथ को लिखा है। जो दूसरा भाग आता है इसका वो प्रकाशित नहीं हो पाता, इस कारण यह ग्रंथ क्या है, अधूरा है।
अगला प्रश्न आता है कि असत्य है यानी कि आदिकाल के नामकरण को किस किस विद्वान ने क्या नाम दिया है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा संधि चारण काल और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल कहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने बेटा इसको क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल कहा था। क्या कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, सिद्ध सामंत काल। और किसको कहा है, आदिकाल को कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा, ठीक है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा, यह भी ठीक है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो स्वयंभू कवि हुए हैं उनको क्या माना है, हिंदी का पहला कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना और राहुल सांकृत्यायन ने सरहेपा को हिंदी का पहला कवि माना है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि निम्न आलोचकों में से तेन महोदय की विदेहवादी पद्धति का अनुसरण किसने किया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तेन महोदय थे, जो विदेहवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं, उनका अनुसरण किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने जो विदेहवादी पद्धति थी जिसमें जाति, वातावरण और क्षण को महत्व दिया जाता था, रामचंद्र शुक्ल ने उसी पद्धति का अनुसरण किया और अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित किया। आगे बात करते हैं कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया। किशोरीलाल गुप्त ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, मिश्र बंधु विनोद ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो जॉर्ज गिरेसन का जो ग्रंथ था जिसको इन्होंने 11 भागों में बांटा था, उस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था बेटा, किशोरीलाल गुप्त ने किया था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किसने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने। और कब किया था बेटा, 1957 में इस ग्रंथ का इन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। गार्षा दत्तासी का ग्रंथ था, उसका अनुवाद बेटा लक्ष्मी सागर वार्षण ने 1952 ईस्वी में किया था। दोनों ग्रंथों को ध्यान रखना है कि किस किस ने इनका अनुवाद किया है। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से सत्य है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा सरहेपा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी शालिभद्र सूरी को, डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को और शिव सिंह सेंगर अब्दुल रहमान को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं बेटा, हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, किसको मानते हैं, अब्दुल रहमान को। और जो शिव सिंह सेंगर है वो मानते हैं बेटा पुष्य कवि को। ये पुष्य अलग कवि है बेटा और पुष्पदंत अलग कवि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल किसने कहा। किसको, आदिकाल को क्या कहा, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल। ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल ने ही आदिकाल को क्या कहा था, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था आदिकाल को कि यह क्या है, अत्यंत व्याघातों का युग है। कौन सा, आदिकाल। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अपभ्रंश की रचनाओं में शामिल नहीं है। कौन सी रचनाएं पूछी गई हैं, अपभ्रंश की, और उनमें से क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन को बार बार कहती हूँ कि ध्यान से पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अपभ्रंश की रचनाओं में शामिल नहीं है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो या बिसलदेव रासो। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने बेटा 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा जो काव्य की रचनाएं थी उनको मिलाकर उनमें से ये जो विद्यापति, अमीर खुसरो और बिसलदेव रासो को निकालकर 9 रचनाओं के आधार पर वो आदिकाल को क्या नाम देते हैं, वीर गाथा काल नाम देते हैं। तो जो बिसलदेव रासो है बेटा वो देश भाषा काव्य की रचनाओं में चली जाएगी। जो ये इसके जगह पे कौन सी आएगी, विजयपाल रासो
ग्रंथ आएगा। तो अपभ्रंश की 4 रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो और विजयपाल रासो। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये किस में चला जाएगा बेटा? देश भाषा काव्य के अंतर्गत ये ग्रंथ चला जाएगा। अब कीर्तिलता और कीर्ति पताका बेटा ये दोनों ग्रंथ विद्यापति के द्वारा लिखे गए हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। यह 4 पल्लवों में विभाजित है। स्वयं जो विद्यापति थे उन्होंने इसको पुरुष कहानी कहा है। क्या कहा है? पुरुष कहानी। और भ्रंग भ्रंगी संवाद के ऊपर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को मानते हैं। अब कीर्ति पताका जो है बेटा इसमें इन्होंने शिव सिंह व इनकी पत्नी हुई है लखीमा देवी, उनका क्या किया है? इन्होंने वर्णन किया है। किसने किया है? विद्यापति ने। हमीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है, जबकि राहुल सांकरत्यायन जज्जल कवि को इसका कवि बताते हैं और बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? किसका बताया गया है ये? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास और डी है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसने कहा है ये सब? जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य ठीक वैसा ही होता है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वयंभू के बारे में गलत कथन है। क्या पूछा गया है? स्वयंभू के बारे में और क्या पूछा गया है? गलत कथन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे पहला कवि मानते हैं। इनकी रचना पौंचरी में कृष्ण का चरित्र है। यह 5 कांड में विभाजित है और इसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो कौन सा कथन स्वयंभू के बारे में गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि पौंचरी में कृष्ण का चरित्र नहीं बेटा बल्कि किसका चरित्र है? राम का चरित्र देखने को मिलता है। यह 5 कांड में विभाजित है, ठीक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है, और इसे इसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि परमात्मा प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? 2 रचनाएं आपसे पूछी गई हैं, परमात्मा प्रकाश और दूसरी रचना है योग सार। आपसे पूछा गया है कि ये रचनाएं किसकी हैं? जोइंदी की, मुनि राम सिंह की, पुष्पदंत की या धनपाल की? तो परमात्मा प्रकाश और योग सार किसकी रचनाएं हैं बेटा? जोइंदी की रचनाएं हैं। मुनि राम सिंह ने लिखा था बेटा पाहुड़ा दोहा। मुनि राम सिंह का कौन सा आता है? पाहुड़ा दोहा। धनपाल की आती है भविष्यत पथकहा और पुष्पदंत की रचनाओं के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, मैं आशा करती हूँ। अगला क्वेश्चन आता है कि भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने की जो मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की। यह कथन किसका है? यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने के लिए जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की। यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? स्वयंभू ने, मेरुतंग ने, पुष्पदंत ने या फिर अब्दुल रहमान ने? तो ये कथन किसका है बेटा? ये कथन स्वयं पुष्पदंत का है। किसका है? पुष्पदंत का। किसने कहा है ये कथन? पुष्पदंत ने कहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जैन आचार्य मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि की भाषा है। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? जो जैन आचार्य मेरुतंग हुए हैं उनकी रचना आई है बेटा प्रबंध चिंतामणि और उसकी आपसे भाषा पूछी गई है कि उसकी भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि जैन आचार्य मेरुतंग की जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आगे बात करते हैं कि अगर उनकी रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो यह योगी,
व तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न लगेंगी। यह कथन किस आलोचक का है? यानी कि उनकी रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो यह योगी यानी कि नाथों के समान और तांत्रिक यानी कि सिद्धों के समान रचनाओं से बहुत अलग लगेंगी। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी इज रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी इज डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन नंबर डी इज गणपति चंद्र गुप्त। तो ये कथन किस आलोचक का है? ये कथन है बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हेमचंद्र के बारे में गलत कथन है। किसके बारे में पूछा गया है? हेमचंद्र के बारे में क्या पूछा गया है कि गलत कथन है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक प्राकृत काव्य भी लिखा है और भल्ला वाजू मारिया बहनी मेहरा कंतु इनकी पंक्ति है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है कुमारपाल प्रतिबोध? सोमप्रभु सूरी ने, जिसमें संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण देखने को मिलता है। हेमचंद्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा है बेटा? कुमारपाल चरित। कौन सा ग्रंथ लिखा है? कुमारपाल चरित। जैसे चरित और जैसे चंद्र ऐसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। और कुमारपाल प्रतिबोध को कैसे याद कर सकते हो? पैसे प्रभु कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा है? सोमप्रभु सूरी ने। पैसे प्रभु और पैसे प्रतिबोध, इस तरह से चीजों को अगर आप कोरिलेट करके याद करते हो बेटा तो आपको वो पॉइंट लंबे समय तक क्या रहते हैं? याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि रावण जायु जही दिहई दह मुँह एक शरीरु किस ग्रंथ की पंक्ति है? ये पंक्ति आपसे दी गई है कि रावण जायु जही दिदही दह मुँह एक शरीरु किस ग्रंथ की पंक्ति है? कुमारपाल चरित की, कुमारपाल प्रतिबोध की, प्रबंध चिंतामणि की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुमारपाल प्रतिबोध जो सोमप्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया था उसमें यह पंक्ति दी गई है। कुमारपाल चरित किसका ग्रंथ है? हेमचंद्र का। और प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है? जैन आचार्य मेरुतंग का। अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ दिया गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और इनके प्रकरण पूछे गए हैं आपसे कि वो कितने प्रकरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, सी 8 और डी 11। तो ये कितने प्रकरणों में विभाजित है बेटा? ये 7 प्रकरणों में विभाजित है। 11 प्रकरणों में किसका ग्रंथ विभाजित है? किसका विभाजित है? जॉर्ज गिरियसन का। कौन सा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशन करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में गृहस्थ धर्म का वर्णन मिलता है? यानी आदिकाल की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें गृहस्थ धर्म का वर्णन देखने को मिलता है? वर्ण रत्नाकर में, पाहुड़ा दोहा में, सर्वाकाचार में और कुमारपाल प्रतिबोध में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देवसेन की रचना है बेटा सर्वाकाचार जो 933 ईस्वी में लिखी गई थी और इसमें 250 दोहों का वर्णन है और जो 250 दोहों का इसके अंतर्गत क्या है? वर्णन है। और ये हिंदी की क्या मानी जाती है? पहली रचना मानी जाती है। कौन सी? देवसेन की सर्वाकाचार। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की, पाहुड़ा दोहा मुनि राम सिंह की और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि आसगु कवि के बारे में सत्य कथन है। किसके बारे में पूछा गया है? आसगु कवि के बारे में पूछा गया है और वो भी क्या पूछा गया है? सत्य कथन है। चंदन बाला रास इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसमें 38 छंदों का प्रयोग है। यह प्रबंध काव्य है और 1209 के आसपास इसकी रचना
की गई है। तो आसगु कवि के बारे में सत्य कथन कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें 38 छंदों का नहीं बेटा 35 छंदों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। यह प्रबंध काव्य नहीं बेटा, क्या है? खंड काव्य है। और 1209 नहीं बल्कि 1200 के आसपास इस ग्रंथ की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का अनुवाद कब किया था? अब पूछा गया है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो ताशी का ग्रंथ था इस्तवार दय ललित रेतुर एंदु ये हिंदुस्तानी का अनुवाद कब किया था? 1952 में, 1957 में, 1972 में या फिर 1978 में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कब किया था? 1952 में। 1957 में किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने जॉर्ज गिरेसन के ग्रंथ का क्या किया था? अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि सिद्धों के बारे में असत्य कथन है। आपसे किसके बारे में पूछा गया है? सिद्धों के बारे में। सरहपा 772 ईस्वी में, लुईपा 773 ईस्वी में, सबरपा 780 ईस्वी में और कन्हपा 820 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि सरहपा का समय 772 नहीं बल्कि 769 ईस्वी माना जाता है। लुईपा का समय 773 ठीक है, सबरपा का समय 780 ठीक है और कन्हपा का समय 820 ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से असत्य है। क्या पूछा गया है आपसे? असत्य पूछा गया है। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने हैं। इनका समय विक्रम संवत 690। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र। सरहपा की प्रसिद्ध पुस्तक दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। तो आपसे क्या पूछा गया है बेटा? आपसे पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं बेटा, बल्कि किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये सब सरहपा के बारे में कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने और उनका समय विक्रम संवत 690 है। ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में देखने को मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र इसको मानते हैं, ये भी ठीक है। और सरहपा की प्रसिद्ध पुस्तक दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया था, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन मानते हैं आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है? डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन आता है कि सिद्ध सामंत युग की कविता की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? क्या पूछा गया है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का और राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने ही कहा था। इस तरह से आप इसको अगर आपको नहीं पता है तो भी आप सही आंसर पर जा सकते थे, क्योंकि सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब आई है? 1986 में। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कितने प्रकरणों में विभाजित है? 7 प्रकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। लुईपा के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? किसके बारे में पूछा गया है? लुईपा के बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है कि यह कथन किस आलोचक का है?
डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो किसने कहा है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ये लुईपा के बारे में कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्रसिद्ध रसायन कौन थे? क्या पूछा गया है कि निम्न में से प्रसिद्ध रसायन कौन थे? नागा अर्जुन, जड़ भरत, गोरखनाथ और जालंधर। तो जो प्रसिद्ध ये जो रसायन बताए गए हैं बेटा वो बताए गए हैं नागा अर्जुन, क्योंकि जो नागा अर्जुन, जालंधर, चरपटीनाथ और गोरखनाथ, ये 4 कवि ऐसे हुए हैं जो पहले सिद्ध थे लेकिन बाद में क्या हो गए थे? नाथ हो गए थे। लेकिन इन चारों में जो नागा अर्जुन है वो क्या है बेटा? प्रसिद्ध रसायन हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में माना है। 4 सिद्ध कौन कौन हुए थे पहले? नागा अर्जुन, चरपटीनाथ, गोरखनाथ और जालंधर। और नागा अर्जुन क्या बताए गए हैं? प्रसिद्ध रसायन बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि गोरखनाथ का समय मानने वालों में गलत है, यानी कि किस विद्वान ने गोरखनाथ की जो समय सीमा है वो अलग अलग मानी है? तो उनमें से पूछा गया है कि कौन सा गलत है। रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी, राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी नहीं बेटा बल्कि 9वीं शताब्दी इसकी समय सीमा बताते हैं। किसकी? गोरखनाथ की। और गोरखनाथ अपने समय के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है बेटा, इन्होंने गोरखनाथ की 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना था और उनके ऊपर क्या किया था? इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस इतिहास ग्रंथ में कवियों की संख्या 838 बताई गई है? अब थोड़ी देर पहले आपके सामने क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस ग्रंथ में 738 कवियों को लिया गया था। आशा करती हूँ कि आप क्वेश्चनों को ध्यान से देख रहे हैं और आपको याद भी आ गया होगा कि किस कवि ने अपने ग्रंथ में कवियों की संख्या 738 रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस ग्रंथ में कवियों की संख्या 838 बताई गई है? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज, उसमें कवियों की संख्या कितनी बताई गई है? 838। मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद, उसमें बेटा इन्होंने 4591 कवियों को लिया था, यानी कि 5000 के लगभग इन्होंने कवि रखे थे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है बेटा, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों को लिया और 900 वर्षों का जो इतिहास है वो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में समेटने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम कि रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में गलत कथन है, यानी कि जैन रास परंपरा के बाद जो रासो साहित्य आता है और उसकी उत्पत्ति की कहाँ से रासो शब्द निकला है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तासी ने राजसूय से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राउस से, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से और डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी बेटा राउस से नहीं बल्कि किससे मानते हैं? रासक शब्द से किसकी उत्पत्ति मानते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तासी ने किससे मानी है? राजसूय यज्ञ से, क्योंकि आदिकाल में क्या होता था कि कोई राजा अपने को चक्रवर्ती मानने के लिए क्या करवाता था? राजसूय यज्ञ करवाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे मानी है बेटा? रासक शब्द से मानी है। इन्होंने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दृष्टिकोण था बेटा वो परंपरावादी रहा है, क्योंकि ये परंपरा को क्या देते थे? ज्यादा महत्व देते थे कि जैन से घिसकर ही
क्या हो गया है, रासो शब्द निकला है। जैन से घिस कर क्या आया है, रासक शब्द आया है। रामचंद्र शुक्ल जो है वो रसायन से मानते हैं, और बिसलदेव रासो में जो रसायन शब्द आया है उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, रसायन से मानते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारी वाजपेयी किससे मानते हैं, रस जो जैन रास है उसी से क्या मानते हैं, रास शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बिसलदेव रासों के बारे में सत्य कथन है, यानी बिसलदेव जो रचना है उसके बारे में पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा है। यह नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें 5 खंड हैं। रामचंद्र शुक्ल इसको वीर गीत की संज्ञा देते हैं। इसकी नायिका राजवंती है। तो क्या पूछा गया है, वित्सलदेव के बारे में आपसे सत्य कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है बेटा, वीर गीत की संज्ञा दी है, और कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है। अगर भाषा की यह नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, नरपति नाल के द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ, बिसलदेव रासो। इसमें 5 कांड हैं। इसमें 5 कांड नहीं बेटा, कितने खंड हैं इसके अंतर्गत, 4 खंड हैं। और इसकी नायिका राजवंती है। राजवंती नहीं बेटा, कौन है इसकी नायिका, राजमती क्या है इसकी नायिका है। कौन नायिका है इसकी, राजमती इसकी नायिका है। इसमें जो 4 खंड दिए गए हैं बेटा, पहले खंड में क्या है, बिसलदेव और जो राजमती है उसके विवाह का वर्णन है। दूसरे में क्या है कि बिसलदेव का रूठकर उड़ीसा जाना। तीसरे में क्या है, राजमती का विरह वर्णन। और चौथे खंड में क्या है, दोनों का मिलन है। तो बिसलदेव रासों के बारे में सत्य कथन कौन सा है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गीत की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं कि खुमान रासों में खुमान के द्वारा लड़े गए कितने युद्धों का वर्णन है। यानी कि जो खुमान रासो लिखा गया है दलपति विजय के द्वारा, उसमें खुमान के द्वारा लड़े गए कितने युद्धों का वर्णन है, 22 युद्धों का, 23 युद्धों का, 24 युद्धों का या 25 युद्धों का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि 24 जो युद्ध खुमान के द्वारा लड़े गए हैं उनका वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। और खुमान रासो ग्रंथ किसने लिखा है, दलपति विजय ने लिखा है। आगे बात करते हैं कि मिस्र बंधु विनोद के बारे में असत्य है। किसके बारे में पूछा गया है, मिस्र बंधुओं के बारे में। मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ लिखा है उसके बारे में पूछा गया है, असत्य कथन कौन सा है। यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित है। इसमें कुल 4591 कवियों को लिया गया है। इसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने मिलकर इस ग्रंथ को लिखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र बंधु विनोद के बारे में असत्य कथन कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र क्या थे बेटा, ये 3 भाई थे। और इन तीनों ने मिलकर कौन सा ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ बेटा। पहले जो 3 भाग थे बेटा वो आए 1913 में, और चौथा भाग कब आया था, 1934 में। उम्मीद करती हूँ कि आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से देख रहे होंगे और अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन के बारे में कहा कि यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है उसमें बताया है कि ये जो कवि हुए हैं ये क्या है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। इनका क्या है, साहित्य से कोई संबंध नहीं है, यानी ये उच्च कोटि के ग्रंथ नहीं है। तो किन के बारे में कहा है, सिद्धों और जोगियों के बारे में, विद्यापति और खुसरो के बारे में, भट्ट केदार और जगनिक के बारे में, या फिर खुमान रासो के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर हिंदी साहित्य से बाहर कर दिया था। तो वो किन को किया था बेटा, सिद्ध और नाथों को, यानी कि सिद्ध और जो जोगी कवि हुए हैं उनको क्या कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा था। विद्यापति और अमीर खुसरो को रामचंद्र शुक्ल फुटकल कवियों में क्या देते हैं, जगह देते हैं।
परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक कवि की रचना है। और भट्ट केदार ने लिखा है जयचंद प्रकाश। क्या लिखा है? जयचंद प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का। और खुमान रासो किसके द्वारा लिखा गया है? दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि कौन सी रचना पहले नंबर पे, फिर कौन सी रचना, फिर कौन सी रचना। इस तरह से आपसे क्या पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भारतेश्वर बाहुबली रास, सर्वाकाचार, चंदनबाला रास, रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास, सर्वाकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास। आगे आता है चंदनबाला रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास, सर्वाकाचार। ऑप्शन नंबर 4 है सर्वाकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास और रेवंतगिरी रास। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि देवसेन की रचना है बेटा सर्वाकाचार, जो कब लिखी गई थी? 933 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसमें क्या है? 250 दोहे देखने को मिलते हैं और सर्वाक जो धर्म है उसका यहाँ पर प्रतिपालन किया गया है। भारतेश्वर बाहुबली रास जो रचना लिखी है उसकी समय सीमा मानी गई है बेटा 1184 ईस्वी। और ये किसने लिखी थी बेटा? शालिभद्र सूरी ने लिखी थी भारतेश्वर बाहुबली रास। चंदनबाला रास जो रचना आई है बेटा वो आई है आसगु कवि की। और कब लिखी थी इन्होंने? 1200 ईस्वी में चंदनबाला रास रचना लिखी थी। रेवंतगिरी रास जो रचना आई है वो आई है बेटा विजयसेन सूरी की। और कब लिखी थी इन्होंने? ये लिखी थी 1231 ईस्वी में। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। भले ही मैंने यहाँ पर 35 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसलिए आपको क्या करना है? वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आप सही में अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो टीचिंग गोल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेटा पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन किस तरह से पढ़ना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है, तो एग्जामिनर के माइंड को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? हमें अपनी तैयारी को क्या देना है? एक सही मोड़ देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा। जिन क्वेश्चनों पर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, कॉपी में नोट करते होंगे, नंबरिंग कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप अगर और भी अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो टीचिंग गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो ये टीचिंग गोल्स है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस न हो। धन्यवाद।